नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान लंबा खिंचता जा रहा है। आज सत्ता के दोनों दावेदार पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 11 जुलाई की दी है। फौरी तौर पर देखें तो शिंदे गुट को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों, परिवार, संपत्ति की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। अयोग्यता नोटिस पर जवाब देने का वक्त 14 दिन बढ़ाया गया है। फिलहाल नहीं होगी अयोग्यता की कार्रवाई, लेकिन कोर्ट ने शिंदे गुट से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, आपत्ति डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं उठाई। शिंदे गुट का कहना था कि डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई असंवैधानिक है, वो जल्दबाजी दिखा रहे हैं। कोर्ट में उद्धव ठाकरे के वकील ने कहा है कि स्पीकर के सामने कार्रवाई लंबित होने पर अदालतों ने दखल नहीं दिया है। किसी भी मामले में कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर को रोका नहीं गया है। बहरहाल आपको बता दें, आदित्य ठाकरे की परेशानी साफ दिखी जब उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीति नहीं बल्कि सर्कस हो रहा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं दीपक केसरकर, हमारे साथ मौजूद हैं। ये गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो रुख रहा, उससे आप लोग बहुत बड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है, हम सबको खुशी है इसके बारे में जी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से राजनीतिक लड़ाई लंबी छिड़ रही है, कई ऐसे विधायक वहां पर भी मौजूद हैं गुवाहाटी में जो उद्धव कैंप से संपर्क में हैं। क्या कितनी सच्चाई? मुझे मैडम इसके बारे में इतना ही कहना है कि अगर वो आपके गुट के हैं और वापस आना चाहते हैं तो उनको प्लीज मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, हम बहुत सेफली उनको वापस भेज देंगे। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? अभी आदित्य ठाकरे आज कह रहे थे कि राजनीति नहीं सर्कस हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति को जिस तरह से आप लोग अपने राज्य को छोड़कर गुवाहाटी में मौजूद हैं, क्या बताएंगे दर्शकों को, अपने महाराष्ट्र के लोगों को, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि वहां पे उनके जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर राउत, तो इस तरह का बर्ताव वो कर रहे हैं कि वो शिवसैनिकों को बोलते हैं कि आप रास्ते पे उतर जाओ, आप हम पे हमले करो, हमारे ऑफिस पे हमले करो, और दूसरी जगह पे दूसरे दिन स्टेटमेंट निकालते हैं कि आप यहाँ आइए, हम आपके साथ बात करेंगे मतलब यहाँ आओ, हम हमारे लोग आपको मारेंगे, पीटेंगे और बोलेंगे कि ये करो। तो हम ऐसे दबाव में नहीं आने वाले। मैडम, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो कोंकण है, उसमें भी ऐसी प्रवृत्तियां थी जिसको ये राउत जी खत्म नहीं कर सके, कोई भी खत्म नहीं कर सके, जो बाला साहब का ड्रीम था। तो मैंने अपने शांत स्वभाव से और अपने प्रिंसिपल से उस प्रवृत्ति को खत्म कर दिया। थ्रू बैलेट बॉक्स मैंने खत्म किया है, तो मुझे इसका डर नहीं लगता है। लेकिन जो औरतें हैं, जो नए एमएलए हैं, वो शायद डर जाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि हम फ्रीली अपना वोटिंग करना चाहते हैं। और आपने आज देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है कि हमें पूरी वहां पे प्रोटेक्शन दी जाए, और वही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सचमुच तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हमने ऑनरेबल सीएम से कि उनका जिम्मा है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर लगे, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, तो उनको ये करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो कोर्ट ने किया, ठीक है, हमें राहत तो मिली। दीपक जी, आपने संजय राउत का नाम लिया। आपको लगता है सिर्फ एक व्यक्ति, एक प्रवक्ता के बात पर, बयानों पर आप लोग इतनी पुरानी पार्टी को, जिससे आप लोग इतने समय से जुड़े रहे हैं, उसको छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, तोड़ने को मजबूर हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग 1-1.5 साल से ऑनरेबल उद्धव साहब को बोल रहे हैं कि जिनके साथ आपने ये गठबंधन बनाया है, ये लोग हार चुके थे इलेक्शन, सिर्फ आपकी वजह से ये सत्ता में है। फिर भी इनके जो प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, वहां पे अपना नेक्स्ट कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, ताकि वो उसको अनाउंस करते कि ये आपका अगला वाला एमएलए है। तो किसने उनको ये दी? उनको फंड्स देते हैं, और फिर ऐसा है कि जिनके वजह से आप सत्ता में आ गए, उनके साथ ही आप ऐसा बर्ताव करते हो। तो उद्धव साहब को इसके बारे में पूछना चाहिए था। राज्यसभा के इलेक्शन के बाद मिस्टर राउत ने अनाउंस किया था कि एनसीपी ने क्रॉस वोटिंग किया, तो उनको सवाल क्यों नहीं पूछा गया? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और आफ्टर ऑल हिंदुत्व का मुद्दा है ही है। हम लोग इकट्ठा गए थे लोगों के सामने, हम उसको युति बोलते हैं। तो ये अलायंस था, वो सेना और बीजेपी का था। उनमें कुछ अनबन बन गई, तो इन लोगों को चांस मिल गया। अच्छा, ठीक है, इसकी वजह से हमारे सीएम बन गए जी। एनसीपी से भी आपकी नाराजगी है, एनसीपी से भी आपकी नाराजगी, जो आप अपनी बात में कह रहे हैं। लेकिन अब आगे का रोड मैप कैसा है, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? वापस कब आएंगे और जी, ये आगे कैसे? जी,
हम बहुत ही जल्दी वापस आएंगे, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बताई नहीं जाती, उसको एक्ट करना पड़ता है। अगर हम आज कुछ बोलेंगे तो आपने देखा किस तरह से हमें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, किस तरह से हम पे दबाव बनाया गया, किस तरह से लोग रास्ते पे आ गए। तो ये सब लोकशाही नहीं है। लोकतंत्र की एक ब्यूटी ये होती है कि आपकी जब मेजोरिटी नहीं रहते तो आप ग्रेसफुली स्टेप डाउन करते हैं और दूसरे जो आने वाले हैं उनके लिए रास्ता बनाते हैं, लेकिन ये होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जो अगली युति होगी उसमें आप किस तरह से भूमिका देख रहे हैं? जो आप इतने सारे विधायक हैं, आप लोगों की संख्या बल लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? उस लिहाज से क्या विचार आप लोगों के? देखिए, ये जो सब पावर्स है ये डिसीजन लेने की, वो हमने शिंदे साहब को दे के रखते हैं। तो वॉट एवर ही डिसाइड्स इट इज फाइनल फॉर अस, बट आई सिंसियरली फील दैट इट शुड हैपन इन अ nice way, that Uddhav Sahib should give permission for making an alliance with BJP, or he should make it himself, and he should decide that BJP and Sena will go together. He shares very good relations with Honorable Prime Minister, so if required he could speak to him, and it could happen very gracefully because they are old partners. ये तो आप बहुत अहम बात कह रहे हैं कि ग्रेसफुली, आराम से, संयम से होना चाहिए। तो क्या देवेंद्र, आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बने दोबारा बीजेपी के साथ आकर, तो वो भी आप लोग चाहेंगे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, इनकी जो लड़ाई हुई थी वो इसी बात पे हुई, तो शेयरिंग ऑफ पावर फॉर 50-50%। 50-50% का मतलब है 2.5 साल। तो 2.5 साल तो अब निकल गए और उद्धव साहब सीएम रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सामने वाली पार्टी इसको एक्सेप्ट करे ना करे, इनके रिलेशन के ऊपर है। लेकिन अच्छे रिलेशन बन जाते हैं तो महाराष्ट्र प्रोग्रेस करेगा। तो जो सामने वाली पार्टी में कौन है जो सीएम फेस हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? बीजेपी की तरफ से आप कह रहे हैं सामने वाली पार्टी वही है बड़ी। ये तो उनको डिसाइड करना है। आपने फडणवीस साहब का नाम लिया, तो उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस है, क्योंकि जब वो सीएम थे तो उनके पास होम पोर्टफोलियो भी था और उसका मैं MOS रह चुका हूं, तो आई शेयर वेरी गुड रिलेशंस विद हिम। लेकिन बट आई एम अ सेना वर्कर, so my loyalties are always with Uddhav Sahib, and I had tried to convince him that this is the position, nobody will listen now. You take a quick decision and let this Congress and NCP government go and form a new government with BJP. And this process, if it would have been adopted 1 year back, he could have had a big say into that. But now still being our leader, he always have a say in whatever we say, because we respect him. कही आपने बीजेपी का भी जिक्र कर दिया और आपने कहा है कि कुछ पहले हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हमने सुना, दीपक जी कह रहे हैं कि ये शिवसेना में इनकी वफादारी है, चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे अगर एक दोस्ती का हाथ बढ़ा दें उधर, उस तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। एक बार फिर से पुरानी शिवसेना और बीजेपी साथ बन के सरकार बनाए। तो ये जो नरमी का हाथ बढ़ा रहे हैं गुवाहाटी से बैठे लोग, ये बहुत अहम है। समझना होगा, इसके राजनीति के जानकार इसे समझेंगे कि हाथ कैसे और क्यों बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे थे किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया तो थाने में किस तरह से यहाँ पर आतिशबाजी हुई है, खुशी मनाई गई है। और हम देख सकते हैं। और आपको ये बता दें, इस बीच एक अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में दी गई है। याचिका शिंदे समेत सभी बागियों के खिलाफ है। कुल 39 विधायकों के खिलाफ ये अर्जी 7 नागरिकों ने दी है कि वो दफ्तर लौटने के निर्देश दिए। विराग गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कानून के जानकार। विराग जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो कानूनी लड़ाई अब आगे बढ़ेगी? जी, आज के फैसले से 4 अहम बातें हैं। पहला कि विधायक, जो बागी विधायक है, उनके परिवारजनों को सुरक्षा मिली है। दूसरा, उनको एक राहत मिली है डिस्क्वालिफिकेशन में जवाब देने के लिए। तीसरा, डिप्टी स्पीकर का रोल सवालों के घेरे में आ गया है। और चौथा, शिवसेना ने जो अपना लीडर नियुक्त किया था विधान सभा में, उसको भी वो कानून के दायरे में आ गया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरी लड़ाई मुंबई में हो रही थी, अब वो पूरा जो सिनेरियो है चेंज होकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है। तो इस लिहाज से ये बागियों के लिए, बागी विधायकों के लिए एक सुखद स्थिति हो सकती है और आने वाले समय में बहुत सारे नए नए सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, और आप कह रहे हैं नए नए सवाल खड़े हो जाएंगे, लेकिन अपने आप में अभी आप देख रहे होंगे इसका एक राजनीतिक पहलू है, कानूनी पहलू है।
राजनीतिक पहलू भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। अगर गुवाहाटी में बैठे लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ और कह रहे हैं कि पहले की तरह अगर हो जाए युति, तो वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ कानून में जो कानून के जानकार के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिंदे गुट को राहत तो मिल गई है, लेकिन वहां से अपने विधायकों को लाना जरूरी होगा, फ्लोर टेस्ट भी शायद जरूरी होगा। कहां पर आके ये बात रुकेगी? हमारे संविधान में किस तरह की परिस्थिति है अगर दूसरा बागी गुट भी अगर अपनी सरकार बनाना चाहे तो? इस बात का सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपके मूल प्रश्न में कहूंगा, आपने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक PIL का जिक्र किया था और राजनीतिक सवाल का बोला था। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि संविधान में एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों धड़े एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सामना अखबार में बोला जा रहा है कि ये लोग 50-50 करोड़ में बिके, और ये लोग बोल रहे हैं कि अघाड़ी सरकार के लोग हैं वो दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं। पर सवाल इस बात का है कि मंत्रिमंडल से न ही मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया और न ही उनको बर्खास्त किया गया। मतलब लड़ाई होने के बावजूद भी ये गुवाहाटी में बैठे हुए हैं और ये नई चीज पैदा हो रही है पूरे देश में कि महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्री जेल में हैं, जेल के बावजूद मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री जेल में हैं, जेल के बावजूद मंत्री में हैं। एक तरफ अग्निवीरों से आप शपथ पत्र मांगते हैं कि आंदोलन के हिस्सा तो नहीं थे, और दूसरी तरफ जो लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जेल में हैं, वो लोग भी मंत्री पद में हैं, ना ही उनको बर्खास्त किया जा रहा है, न वो त्यागपत्र देते हैं। मैं समझता हूँ राजनीतिक शुचिता के साथ संवैधानिक सवाल भी है। अब आपके मूल प्रश्न, दूसरे प्रश्न पे आते हैं 2/3 विधायकों के बारे में। तो 2/3 विधायकों के बारे में अगर देखें जो 10th शेड्यूल है उसमें 2 शब्दों का उल्लेख है, एक है लेजिस्लेटिव पार्टी और दूसरा है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के भीतर जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, तो जो शिंदे बार बार ये इंप्रेशन दे रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सारे विधायकों ने मिल करके विधायक दल का नेता बनाया है और अभी भी उनके पास 2/3 विधायकों का बहुमत है, इसलिए वो मूल शिवसेना है। वो शिवसेना, एक सवाल खड़ा किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि जब 2/3 विधायक कहीं मर्जर कर जाएं तभी उनको एक मान्यता मिल पाएगी। वहां पर एक थोड़ा दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि जब 2/3 ये हो जाएंगे तो 1/3 है वो हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आ जाए। आने वाले समय में स्पीकर का रोल 3 वजहों से महत्वपूर्ण रहेगा। पहला कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और संविधान में अनुच्छेद 181 में भी पुराने सुप्रीम कोर्ट का फैसला का जिक्र किया गया है। 181 में बोला गया है कि अगर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेंगी तो वो हाउस को प्रिजाइड नहीं कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि सारे बातों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, विधानसभा में होगा। तो विधानसभा का जब सेशन होगा उसको कौन प्रिजाइड करेगा? अगर गवर्नर एक नए व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं, क्या उनके पास पावर रहेगा बहुमत का फैसला देने के लिए? क्या उनके पास पावर रहेगा डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में? और तीसरी बात, क्या विधानसभा में जब सेशन बुलाया जाए तो क्या ये सारे लोग जिनके गुट को मान्यता नहीं मिली है, तो क्या वो विधानसभा में नए विधानसभा अध्यक्ष के बारे में निर्णय ले सकते हैं? इन सारी बातों में अभी और कई सवाल खड़े होने वाले हैं। बिल्कुल विराग जी, बहुत पेचीदा है ये पूरा राजनीतिक माहौल और कानूनी माहौल जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। समय लगेगा इसमें, आपने जो समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में इसके लिए संयम और इंतजार करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो किस तरह से खुलेगी, उसके पन्ने कैसे और आगे पलटे जाएंगे। बहरहाल आपको बता दें, शिवसेना के बागी विधायकों का कुनबा बड़ा होता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे कैंप से 2 और विधायक टूट गए और वे जल्द एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में पिछले कुछ दिनों में लगातार शिंदे गुट बड़ा हो रहा है। और ठाणे में एकनाथ शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन हुआ। आनंद आश्रम के बाहर सैकड़ों समर्थकों की भीड़ आज पहुंची। आपको बता दें, एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये शिंदे खेमे को अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। शिवसेना के ही विभाग प्रमुख, नगर सेवक, प्रदर्शन के आयोजक आपको बता रहे हैं कि पहले ही ठाणे में 8 जुलाई तक धारा 144 लगाई गई है। इससे पहले भी ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में शिंदे समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे जी की है और हम जो है वो शिवसैनिक आज भी इतने बड़े पैमाने पर जो है वो शिवसैनिक यहाँ पर आए हैं और हम लोग सभी लोग आज जो है दिघे साहब के समाधि पर जो है वो दर्शन किए। ये बगावत नहीं है, ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी एमएलए लोगों ने किया है।
और बात अब अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना से नाराज छात्रों का गुस्सा सबसे ज्यादा बिहार में दिखा और यहां रेलवे को करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रेलवे की 60 बोगियां और 11 इंजन को यहां नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में करीब 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हिंसा को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो ब्लॉक करने की कार्रवाई जारी है। करोड़ों की संपत्ति खाक होती रही, धू-धू करके बोगी से इंजन तक जलते रहे, ट्रेनें रद्द होती रहीं, मुसाफिर परेशान रहे। नाराजगी सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना से थी। अब इस मामले में उपद्रवियों के खिलाफ 223 मामले दर्ज किए गए हैं। आरपीएफ ने 136, जीआरपी ने 40 और स्थानीय प्रशासन ने 47 मामले दर्ज किए। आगजनी और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर 1752 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। जमीन पर आंदोलन, स्टेशन पर हो हल्ला, ट्रैक पर आक्रोशित भीड़ को भड़काने में सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म की भूमिका भी रेलवे को दिखी है। ऐसे दर्जनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आईटी मिनिस्ट्री से इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की गुजारिश भी की गई है। नुकसान की भरपाई तो नहीं, पर अब कार्रवाई। कोशिश यही कि कसूरवार पर शिकंजा कसे और सबक मिले, ताकि नाराजगी की आड़ और सरकार से तकरार में देश की संपत्ति स्वाहा न हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आपको आगे ले चलेंगे मध्य प्रदेश और मिलवाएंगे आपको वहां की सबसे छोटी कम उम्र की सरपंच से। और आइए सीधे आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। उज्जैन जिले की चिंतामन निवासिया एक गांव है, वहां पे यहाँ पर सबसे कम उम्र की आपको बता दें सरपंच चुनी गई हैं लक्षिता डागर। और ये लक्षिता हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। लक्षिता, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जब आपकी तस्वीर देखी कि हमारी सबसे कम उम्र की यहाँ पे आप सरपंच चुनी गई हैं, बहुत अच्छा लगा कि आपको लोगों से मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। क्या विचार, क्या सोच लक्षिता, किस तरह से इस भूमिका को आप निभाएंगी? पंचायत की जो राज होता है उसमें सबसे पहली सीढ़ीदार सरपंच होता है। पहले तो सबसे पहले नमस्कार मेरा दर्शकों को, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। मेरी भूमिका यही रहेगी कि मैं गांव में अच्छा विकास कर सकूं, लोगों की जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें सुलझा सकूं, लोगों के पास जाके उनकी शिकायतें सुनकर मैं उनकी समस्या जितनी सुलझा सकती हूँ उतनी कोशिश करूंगी। जो भी उनको दिक्कतें हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करूंगी मैं। लक्षिता, आपने क्यों इस तरफ कदम बढ़ाए? क्योंकि मैं देख रही थी आपने कम्युनिकेशन का कुछ आपने कोर्सेज किए हैं। पढ़ाई के बारे में अपना थोड़ा बताइए, और क्यों आपको लगा कि आपको यहाँ पे आकर गांव में इस तरह से जुड़ना है और सेवा करनी है? एक्चुअली मैं एमए मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर है। मैंने इससे पहले न्यूज़ एंकर का वर्क कर चुकी हूँ, रेडियो जॉकी भी रह चुकी हूँ, और अब मेरा मेन मकसद इसमें राजनीति में आना या फिर कहे सरपंच बनने का मेन मकसद यही था कि मैं गांव में विकास कर सकूं। अगर एक शिक्षित व्यक्ति गांव में अगर आता है, एक शिक्षित व्यक्ति, तो गांव का कितना विकास हो सकता है ये आप सभी जानते हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत होती हैं, तमाम आपको बैठकें लेनी पड़ती हैं, पंचायत में किस तरह से काम हो रहा है और महिलाओं की सुनी जाती है नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर जो अपराध का ग्राफ है हमारे कई राज्यों में है, मध्य प्रदेश में भी है, वो भी चिंताजनक है। उस लिहाज से ठोस बदलाव कैसे ला पाएंगी? महिलाओं की सुनवाई, मेन मकसद यही भी है कि नारी शक्ति रहे, लड़कियों की बातें सुने। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं आजकल, तो लड़कियां कहाँ कहाँ पहुंच रही। तो एक कम उम्र की सरपंच बन के भी दिखाऊंगी मैं, और वो भी अच्छी खासी बनकर दिखाऊंगी मैं। लक्षिता, आपने क्या आंकलन किया आपके गांव का? क्या जरूरत है आपके गांव की? आपका एजेंडा क्या रहेगा आगे 10 दिन में? जब मैं प्रचार के टाइम पे गई थी तो मेनली लोगों ने पानी की समस्याएं बताई थी। लोगों के पास 300 महीने का मतलब 300 रुपए देकर वो पानी लेते हैं,
लोगों के पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब जो नल लग चुके हैं उसमें वो उन्होंने नल लगा दिए, बस पानी आ रहा है या नहीं आ रहा उनसे जो पहले के सरपंच थे उन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी समस्या ये आ रही थी कि जो नाली है उनके घर के आसपास, पहले वाले सरपंचों ने उसको नाली बनवाई, बट जो गड्ढा था उसको इतना गहरा नहीं रखा कि पानी इजीली वहां से आ जा सके। इसकी वजह से पूरा कीचड़ है जो वो रोड पर होता जा रहा है। तो इस वजह से भी मेरा मेन मकसद ये भी रहेगा कि मैं नाली पानी की समस्याओं को दूर कर सकूं। साथ ही जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है उससे जो वंचित पात्र रह गए हैं लोगों तक वो योजना जो आ रही है, सरकार जो दे रही है वो उन तक पहुंच ही नहीं रही, गाँव वालों तक वो पहुंच ही नहीं पा रही। तो मैं कोशिश करूंगी कि वो मैं उन तक पहुंचा पाऊं। साथ ही जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे भी बहुत सारे लोग वंचित रह रहे हैं। लोग जिनके घर में सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके कच्चे मकान है, लोगों की मतलब यहाँ पे हाइट इतनी है घर की कि उनको ऐसे झुक के जाना पड़ रहा है। उनके घर में एंटर होने के लिए उनको झुक के जाना पड़ रहा है, तो सोचो उनको कितनी परेशानी होती होगी। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं आवास योजना भी उन तक पहुंचाऊंगी। स्कूलों की क्या हालत है आपके गांव में? स्कूलों की मेनली जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। बच्चे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, टीचर्स को इतना मैंने वो नहीं देखा है, उनमें मोटिवेशन या बच्चों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि आप स्कूल आइए। आपको पढ़ाई भी एक नॉर्मल सी चल रही है जो हिंदी मीडियम का है, अभी इंग्लिश मीडियम पे उनको बढ़ना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोल पाऊँ। साथ ही लोगों को मतलब जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर वगैरह टेक्नोलॉजी से अवगत करा पाऊँ। चलिए लक्षिता, आपको आगे के सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी आप सपने हैं आपके अपने गांव के लिए आप उसे पूरा करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब देश की बात में आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र से एक और खबर आ रही है और ये ऐसी खबर बार बार आती रही है। क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं? अब ये तो बड़ी बात हो गई। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 2 बार वो इस्तीफा देना चाहते थे। जिस शाम उन्होंने फेसबुक लाइव करने का ऐलान किया था उसी दिन इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के एक बड़े नेताओं के कहने पर उन्होंने इसे टाल दिया था। अगले दिन फिर वो सचिवों की बैठक में इस्तीफा देने वाले थे, फिर उसी नेता ने उन्हें समझाया। माना जा रहा है कि शरद पवार ने उन्हें इस्तीफा देने से रोका है। और हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, वाकई में बार बार ये खबर आ रही है और जब बार बार कोई चीज आती है, क्या वो हकीकत होती है, कितनी सच्चाई होती है, क्या खबर वहां से? देखिए निधि जी, ये बात तो तय है कि पहले दिन जब खबर आई थी और 34 के करीब विधायक सूरत पहुंच गए थे और ये जो एनडीए सरकार है उसको भनक लगने लगी थी, उसके बाद बहुत ही निराश हो चुके थे उद्धव ठाकरे। और जब उनकी वर्षा में अपने विधायकों से मीटिंग हुई, जो 18 के करीब जो जमा थे, उनमें से भी बहुत से लोगों ने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, ऐसी कुछ लोगों की मंत्रणा थी। तो उसके बाद उनको लगा था कि अब कुछ बचा नहीं है मेरे पास, लिहाजा उन्होंने एक तरह से मन बना लिया था। इसीलिए वो 5 बजे का वक्त दिया गया था कि वो फेसबुक लाइव करेंगे और बात करेंगे। लेकिन इसी दौरान जब यह जानकारी मिल गई कि एमबीए को लगा कि उस बड़े के नेता को लगा कि अब कहीं वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो आगे फिर संघर्ष नहीं हो पाएगा और सीधे सीधे इस तरह के मामलों में आत्मसमर्पण कर देना और कुर्सी छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा उन्होंने समझाया और उसके बाद जो है जब उन्होंने तब एक भावनात्मक अपना फेसबुक लाइव किया और बताया कि अगर किसी को लगता है कि मैंने गलत किया है तो मेरे सामने आके बोले तो मैं तुरंत कुर्सी छोड़ दूंगा, और इस पर वो रह गए। तो वो भावनात्मक अपील देकर एक उस दिन का तो मामला सुलझ गया था, लेकिन दूसरे रात भर भी शायद वो बेचैन थे। दूसरे दिन फिर उन्होंने फिर से मन बनाया कि अब कुछ बचा नहीं है, और जो बताया जा रहे हैं सूत्र कि इसीलिए उन्होंने जो सेक्रेटरीज हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी और उसमें कहीं न कहीं उनको एक धन्यवाद देना था कि आप लोगों ने 2.5 साल मेरे साथ अच्छा सा काम किया। लेकिन फिर से कहीं न कहीं उनको समझाया गया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, हमें संघर्ष करना है, आखिरी वक्त तक संघर्ष करना है, सत्ता भी बचानी है और पार्टी को भी खड़ा करना है। और एमवीए के नेताओं ने भरोसा दिलाया, खासकर उस नेता ने, कि हम शिवसेना के साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में। और उसके बाद फिर से वो बात रह गई। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो इस तरह की राजनीति इससे बहुत ही एक तरह से दुखी हैं और वो ज़्यादा इसको बहुत लंबा खींचने की स्थिति में या मन में नहीं है, ऐसा लग रहा है इन सब बातों से। बहरहाल आज का जो अभी फैसला, माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और जो
तारीख मिल गई है, मामला टल गया है, 12 दिन मिल गया है लोगों को, बागी विधायकों को। इससे जो हलचल है वो बागी खेमे में ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी उम्मीद बढ़ गई है और साथ ही बीजेपी के खेमे में भी उम्मीद बढ़ गई है। आज अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सागर बंगले में, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहते हैं, वहाँ पर कोर कमेटी की मीटिंग थी और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आशान्वित हैं और उम्मीद बढ़ गई है बीजेपी की भी कि सरकार फिर से उनकी आ सकती है, देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उस संबंध में हलचल बढ़ गई। हालांकि अभी तक ऑन रिकॉर्ड आकर कोई भी बीजेपी नेता बात नहीं कर रहा है, अभी भी वो अपना हाथ उन्होंने दबा कर रखा हुआ है, लेकिन अब हलचल इसके में बढ़ गई है और जिस तरह की हलचल बढ़ी है उससे लग रहा है कि शायद 1 या 2 दिन में ही राज्यपाल को पत्र जा सकता है, स्पीकर के जो डिप्टी स्पीकर है उनके खिलाफ बहुत सख्त जा सकता है और तो ये बड़ी एक हलचल होगी जो राजनीतिक उठापटक चल रही है। सुनील, आप ये बहुत अहम बात कह रहे हैं कि जो हलचल बढ़ गई है देवेंद्र फडणवीस के घर में और किस तरह से बागी गुट में, क्योंकि कुछ ही देर पहले हम दीपक केसरकर से बात कर रहे थे गुवाहाटी में जो मौजूद हैं और वो ये कह रहे थे कि मैं उद्धव पे बहुत विश्वास करता हूँ, उद्धव ठाकरे हमारे नेता हैं, हम शिव सैनिक हैं और एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए और इन्होंने तो 2.5 साल पूरे कर लिए, अब दूसरे को मौका मिले। तो अपने आप में लगातार हर तरफ से बातें कही जा रही हैं, बयान आ रहे हैं और जो आप जिस तरह से समझा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं और हलचल है देवेंद्र फडणवीस कैंप में, वाकई में पल पल बदल रही है वहाँ की राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल हम लोग देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको और अन्य खबरें दिखाएंगे अपने देश से जुड़ी हुई। बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। आधिकारिक तौर पर नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही जीत के दावे शुरू हो गए हैं, जिसे देखकर लगता है कि मतदाताओं ने परिवारवाद को ना कर दिया है। हनुमान जी के सामने चुनौती देता हूँ, यदि खाते में पैसा मिल गया, इस गांव का 1 वोट नहीं चाहिए मुझको, मैं इनकार करके जाना चाहता हूँ। चलिए, मंजूर है सबको? चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम मतदाताओं से नाराज हो गए, कह दिया मुझे वोट मत करना। मतदाताओं ने भी शायद इसे गंभीरता से ले लिया और स्पीकर समेत कई कद्दावर नेताओं को झटका दे दिया। इनके रिश्तेदारों को शिकस्त का स्वाद चखा दिया। हारने वालों में स्पीकर के सुपुत्र तो कैबिनेट मंत्री विजय शाह की बहन रानू शाह, निर्दलीय विधायक शेरा की बहू और बेटी तो कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत की पत्नी और बेटा शामिल हैं। लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सर्वोपरि होता है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से जनादेश का सम्मानित जनता का अपमान किया है, उसका रिजल्ट सामने आया है कि उनके सुपुत्र चिरंजीव चुनाव हार गए हैं, आगे वो भी हारेंगे। अब उनको नैतिकता के आधार पर मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ देना चाहिए और जनता के जनमत का सलाम करना चाहिए। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो हूबहू वैसा का वैसा ही है। पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया। लोगों को लगता होगा कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। अपने स्तर पर उन्होंने निर्णय लिए, कुछ लोग जीते भी हैं, कुछ हारे भी हैं। इसकी मीमांसा, इसकी समीक्षा उनको स्वयं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण में लगभग 1.5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 3 चरणों में होने वाले इन चुनावों के आधिकारिक नतीजों का ऐलान 14-15 जुलाई को होगा। वैसे ये और बात है कि भोपाल में चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था वो किसी नेता पुत्र को टिकट देने के खिलाफ हैं। मानना ये है, इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है कि नहीं रखना है। कल को कौन कार्यकर्ता आएगा जब परिवारों नहीं चलाना है सब कुछ। परिवारवाद के नाम पर अक्सर बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन ये भी तथ्य है कि इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी ने भी कई नेता पुत्रों और परिजनों को टिकट दिया, लेकिन लगता है इस बार मतदाताओं ने ही परिवारवाद को नकार दिया। वैसे इसका औपचारिक ऐलान 14-15 जुलाई को होगा, जब आधिकारिक तौर पर नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर एनसीपी के शरद पवार, कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, अखिलेश यादव, के राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सहित विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। करीब 12 विपक्षी पार्टियां यहां पे थीं। इस बीच टीआरएस ने भी यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया। यशवंत सिन्हा का मुकाबला एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है। हालांकि इस प्रस्तावना की लोग पहुंचे थे, इसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं थी। द्रौपदी मुर्मू पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। राहुल गांधी ने कहा ये व्यक्तियों की नहीं, विचारधाराओं की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में ये चुनाव लड़ते अब देशव्यापी दौरा करेंगे। डिबेट शुरू हुआ गया ऑलरेडी। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के चीनी क्लब मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में फार्म हाउस को किराए पर दिलाने वाले रवि नटवरलाल को गुजरात से हिरासत में लिया है। पुलिस को अपनी जांच में पता चला है कि जिस फार्म हाउस में बनी बिल्डिंग में चीनी क्लब चलाया जा रहा था वो एक पूर्व मंत्री के बेटे के नाम है। शक है कि चीनी नागरिक द्वारा यहां से हनी ट्रैप के जरिए जासूसी का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। पिछले 2 सालों से चोरी छुपे इस फार्म हाउस के अंदर चीन के क्लब के तर्ज पर एक अलग दुनिया बनी हुई थी। यहाँ पर ज्यादातर चीनी मूल के नागरिक ही आते थे। पुलिस को शक है कि यहाँ से भारत के खिलाफ जासूसी करने वाले लोगों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती थी बल्कि उनके लिए मौज मस्ती करने का पूरा इंतजाम था। खास बात यह है कि इस फार्म हाउस का मालिक एक पूर्व मंत्री का बेटा है। एसएसबी के इनपुट के बाद जब इस क्लब पर रेड पड़ी तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही तमाम लोग फरार हो गए। सिर्फ यही नहीं, किसी ने रिमोट के जरिए कहीं दूर बैठकर फार्म हाउस में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को डिलीट कर दिया था। पुलिस अब डिलीट फुटेज रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। क्लब में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। क्लब में 70 कमरे हैं और हर कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइस लगी है। पुलिस को अपनी जांच में ये भी पता चला है कि इस क्लब का इंटीरियर जिस शख्स ने किया है वो अरुणाचल प्रदेश के एक मंत्री की बेटी का पति है। पुलिस ने इस मामले में 3 चीनी नागरिक और एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। एक चीनी नागरिक की गर्लफ्रेंड भी पकड़ी गई है जो नागालैंड की रहने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात से पकड़े गए रवि नटवरलाल से मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग पूछताछ कर रहे हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये चाइनीज क्लब इतना हाईटेक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ जितने भी दरवाजे हैं उनका एक्सेस रिमोट कंट्रोल से है। यहाँ तक कि पुलिस के आने के पहले रिमोट के जरिए सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को डिलीट कर दिया। पुलिस को शक इस बात का है कि यहाँ पर चाइनीज जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था। साथ ही ये हनी ट्रैप का ट्रेनिंग सेंटर था। ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।